मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। जमीन जायदाद और जंजाल की अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। राजस्व और भूमि सुधार जमीन जायदाद से जुड़े मामलों की जो श्रृंखला हमने शुरू की है उसमें आप सबके बहुत सारे सुझाव, बहुत सारे प्रश्न आए। बहुत सारे प्रश्नों को हम लोगों ने उत्तरित भी किया है और ये निरंतर चल रही प्रक्रिया है, निरंतर चल रहा एक अवेयरनेस कैंपेन है जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और इसमें कार्यरत सभी पदाधिकारी, कर्मी, आम रैयत, भूस्वामी सहित इन मामलों में जो वकील वगैरह हैं उन सबों के लिए हम लोग इसको चला रहे हैं। आपका बहुत सारे सुझाव आए, आपके प्रश्न भी आए और आप सबने हम लोगों को नैतिक समर्थन भी दिया है। हमारा उद्देश्य भूमि विवाद, भूमि राजस्व से जुड़े हुए तमाम क्लिष्ट विषयों को एक्सपर्ट के साथ बात कर आम आदमी की भाषा में समझाने का है। अनुरोध यह जरूर रहेगा कि हमारे इस प्रयास को आपके नैतिक समर्थन मिले। आप इसको सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें और अपनी सहभागिता आप निश्चित रूप से बताएं। हमेशा की तरह आज हमारे साथ राजस्व मामलों के वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द रिनाउंड एक्सपर्ट्स श्री राधा मोहन प्रसाद जी हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। आप बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीयतम अधिकारी रहे। कई जिलों में इन्होंने राजस्व से संबंधित महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, महत्वपूर्ण पदों पर रहे और सेवानिवृत्ति के उपरांत इन्होंने अवेयरनेस के लिए और लोगों को मदद करने के लिए राजस्व से जुड़े हुए दर्जनों किताबें लिखी हैं। हजारों अधिकारी कर्मियों की इन्होंने ट्रेनिंग दी है और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में एक्सपर्ट के रूप में अलग अलग जैसा सरकार को जरूरत होता है अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। एक विषय जो बहुत आ रहा है, बहुत लोगों ने प्रश्न पूछा है कि साहब वेलफेयर स्टेट होने के कारण हर राज्य का दायित्व और बिहार का भी दायित्व है। तो आज़ादी के बाद से लैंड रिफॉर्म्स के बहुत सारे कानून बने, सीलिंग एक्ट के कानून बने और विभिन्न प्रकार के सरकारी जमीनें जिसको गैर मजरूआ आमतौर पर हम लोग बोलते हैं, आम खास वगैरह, उसके अलावा लैंड सीलिंग में भी लैंड वो जो सीमा से अधिक था उसको एक्वायर करके और लोगों में बांटे गए। बीपीपीएचटी एक्ट के तहत भी लोगों को ज़मीनें मिलती है जो प्रिविलेज्ड पर्सन होते हैं, सुयोग श्रेणी के व्यक्ति होते हैं उनको। तो क्या ऐसी ज़मीनें जब किसी को मिलती है तो क्या उसको पहले तो ये बताया जाए कि कितने तरह की ज़मीनें मिलती हैं, किसको मिलती है, और दूसरा अगर उसको मिलती है तो क्या वो उसको बेच सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। ट्रांसफ़र से मेरा मतलब दो तरीके का हो सकता है। एक तो या तो उसके मरने के बाद उसके बच्चों में चला गया, लेकिन दूसरा ट्रांसफ़र से मेरा मतलब बहुत लोगों के प्रश्न में है कि उसको क्या वो बेच सकता है, क्या कोई उसको खरीद सकता है, क्या उसका म्यूटेशन हो सकता है। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिस पर अस्पष्टता नहीं है बहुत लोगों को और इसलिए कई बार लोग अज्ञानतावश भी और कई बार जाने में भी जानबूझकर ऐसी ज़मीनें लोग खरीद लेते हैं और मुसीबत में पड़ जाते हैं। बेचने वाला भी मुसीबत में पड़ता है, खरीदने वाला भी मुसीबत में पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि इस विषय पर यद्यपि बहुत सारे परिपत्र वगैरह निकले हैं, लेकिन आम आदमी इसको कैसे समझे ताकि उसको परेशानी नहीं हो, इस पर आपका हम चाहेंगे कि एक संक्षिप्त इस पर क्या है। जी, नमस्कार। आप लोगों के जानकारी में मैं ले आ दूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का जो उद्देश्य था, सर्वप्रमुख उद्देश्य था भूमि सुधार का। और भूमि विषय, चूँकि ये बिहार जमींदारी शासित प्रदेश था, तो जमींदारों के पास बेहिसाब ज़मीनें थी, चूँकि सभी ज़मीन के मालिक वही थे और बाकी सभी रैयत थे। समाज में विषमता बहुत थी, किसी के पास बहुत ज़मीन था और किसी के पास ज़मीन था ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मजदूर के रूप में बसाए गए थे ज़मींदारों के द्वारा और ज़मींदारों ने उन्हें अलग अलग जगहों पर बासडी के लिए कुछ ज़मीनें दे दी थी, कुछ जोत की ज़मीनें दे दी थी, उसका रेंट फ्री करा दिया था। बहुत से ऐसे लोग थे जो सड़कों के किनारे बसे हुए थे
बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां थीं, यानी समाज में एक बहुत बड़ी विषमता थी। राज्य सरकार ने अपनी भूमि सुधार नीति के तहत यह रखा कि पहला हमारा ये होगा, उद्देश्य होगा कि हम अपने राज्य में एक बराबरी का दर्जा दें और जमीन निर्धारित सीमा तक रहे, उससे ज़्यादा नहीं रहे किसी के पास। ये एक अपना उद्देश्य रखा। और इसी पृष्ठभूमि में जैसे जमींदारी का उन्मूलन हुआ 1955 में, दिसंबर महीने में, लास्ट 1955 में अधिसूचना जारी हुई और बिहार के जितने भी जिले की जमींदारियां थी सब राज्य में भेस्ट कर गई। राज्य सरकार ने दिसंबर 1955 26 दिसंबर 1955 वही लास्ट नोटिफिकेशन निकला राज्य का। तो राज्य सरकार ने इसके साथ साथ एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। उसको हम क्रांतिकारी परिवर्तन ये कहेंगे कि पहले जमींदारों को जमीन बंदोबस्त करने का अधिकार था, क्योंकि सभी जमीन के मालिक वही थे और वे जमीन की बंदोबस्ती करते थे। वेस्टलैंड लगान वसूली के दृष्टिकोण से बंदोबस्त करते। वेस्टलैंड में तो समझिए बेकार जमीन थी, खेती के लिए बंदोबस्त करते थे कि तुम उपजाओ और इसका रेंट दो। और उस रेंट को जमींदार खुद रखते थे, वो सरकार को नहीं देते थे। जो अंग्रेजों द्वारा निर्धारित रेंट था वही रेंट वो भुगतान करते थे। ये सब रेंट वो उनका खुद का चीज होता था। लेकिन राज्य सरकार ने समाज में एक समरूपता लाने के लिए एक प्रयास शुरू किया। तो जमींदारी का उन्मूलन होने के साथ साथ सभी जमींदारी वेस्ट कर गई और जमींदारी उन्मूलन के पहले जमींदारों के द्वारा जो बंदोबस्त की गई गर्मजरुआ जमीन थी, जो वेस्टलैंड कहा जाता था, अंग्रेजी में उसको अनकल्टिवेटेड लैंड कहते थे। तो एक बहुत बड़ा रकबा, लगभग 15 लाख एकड़ से भी ज़्यादा जमीन राज्य सरकार को प्राप्त हुई, जो जमींदारों ने अपने रिटर्न में दाखिल किया। ये जमीन हम लोगों ने बंदोबस्त नहीं किया है। उसमें गर्मजरुआ आम जमीन का भी रकबा था और गर्मजरुआ मालिक जमीन का भी रकबा था। खतियान में चूंकि जमींदार मालिक थे, इसलिए खतियान में गर्मजरुआ मालिक कह करके वो दर्ज था। तो लाखों एकड़ जमीन मिला। राज्य सरकार का ये था कि अगर इस जमीन में से जो हमारे यहाँ के लैंडलेस पर्सन है उनको दे दिया जाए, अगर उनको दे दिया जाए तो इतनी जमीन उपजाऊ हो जाएगी और उनके जीवन यापन का सहारा मिल जाएगा। दूसरा, उसका अगर वो जोत करेंगे तो एक बराबरी का दर्जा समाज में हासिल करेंगे और उतने लाख एकड़ जमीन का हमें रेंट भी मिलेगा। दोनों उद्देश्य था, एक बराबरी का दर्जा देना। इस संदर्भ में बिहार टेनेंसी एक्ट में एक संशोधन किया गया और एक 49 मैंने 49 आर और 49 एस सेक्शन उसमें जोड़ा गया और कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को वेस्टलैंड बंदोबस्त करने का, नहीं बंजर जमीन बंदोबस्त करने का अधिकार दिया गया। एक्ट का सेक्शन 49 में 49 आर और 49 एस इसमें दिया गया। आर में दिया गया कि वो वेस्टलैंड को सेटल करेगा कलेक्टर पट्टा या अमलनामा के द्वारा, और एक पट्टा उसको देगा, एक पट्टी अपने पास रखेगा। अगर वो रैयत 5 साल के अंदर उस जमीन पर दखल कब्जा नहीं किया, जोत आबाद नहीं किया, या अन्यथा वो एलाइनेट कर दिया, किसी को बेच दिया, किसी छोड़ दिया, किसी को दूसरे को दे दिया, तो कलेक्टर उसका पुनः दखल कब्जा ले लेगा और किसी अन्य सुयोग्य श्रेणी के व्यक्ति के साथ सेटल कर देगा। ये नया एक क्रांतिकारी प्रयोग था गवर्नमेंट का कि कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को दिया गया। लेकिन चूंकि जिले का आकार बहुत बड़ा था, एक कलेक्टर के लिए संभव नहीं था, तो उसको प्रशासनिक दृष्टिकोण से सुविधा हो, अनुमंडल पदाधिकारी में राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना 22/5/1954 को ही निर्गत की गई और जमीन बंदोबस्त करने की शक्ति अनुमंडल पदाधिकारी को दे दी गई कि आप गर्मजरुआ मालिक जमीन सुयोग्य श्रेणी के रैयत जो होंगे उनके साथ बंदोबस्त करें। एसडीओ को दे दिया। और राज्य सरकार ने एक और 1955 में अधिसूचना जारी किया वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, और सभी विभागों को, राजस्व विभाग को और अन्य ने सब लोगों को भेज दिया कि हमारे यहाँ किनके साथ बंदोबस्त होगा। वो सूची भेजा अनुसूचित जाति का, ये 1955 में भेजा गया, अनुसूचित जनजाति का, पिछड़ी जाति एनेक्सर 1 का, कि इनके साथ बंदोबस्ती की जाए। इसको भी आप लोग अति पिछड़ा बोलते हैं। और 1994 में राज्य सरकार ने एक और अधिसूचना के द्वारा पिछड़ी जाति वर्ग 2 के अंतर्गत आने वाले लोगों को भी उसमें इंक्लूड कर दिया कि ये भी सुयोग्य श्रेणी के माने जाएंगे। सबको एसडीओ कर पाएगा। तो जहां तक तो आप लोग समझ गए कि दिया गया, लेकिन ये एक्ट विथ रूल्स था।
माने हमारा जो काश्तकारी अधिनियम है, उस काश्तकारी अधिनियम के धारा 49 के आर में था जमीन बंदोबस्त करना है, उसको प्रशासनिक दृष्टिकोण से अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया कि आप बंजर जमीन की बंदोबस्ती करें। तो अनुमंडल पदाधिकारी जो गैर मजरूआ मालिक जमीन थी उसको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, BC1 के जो सुयोग्य श्रेणी के व्यक्ति थे, जो सरकार की अधिसूचना थी, उनको बंदोबस्त करने लगे। किंतु 49S में, धारा 49S में एक प्रोविजन किया गया था कि इस जमीन का अंतरण, हस्तांतरण वो किसी को नहीं कर सके, ये क्योंकि वो लिवलीहुड के लिए, उनके जीवन यापन के लिए राज्य सरकार ने दिया था। अगर वो करता है तो सेक्शन 49 के जी में ही ये प्रोविजन किया गया था कि कलेक्टर उसको क्या करेंगे, उसको पूरा ले लेंगे और उसी श्रेणी के किसी अन्य के साथ वो बंदोबस्त है। मतलब ये हुआ कि जो गैर मजरूआ भूमि SDO को जो डेलीगेट किया गया पावर, वो सुयोग्य श्रेणी के व्यक्ति जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति वर्ग, पिछड़ी जाति एनेक्सर 1 के साथ सेटल हुआ, तो BT एक्ट के सेक्शन 49 के इसमें ये प्रोविजन कर दिया गया कि इसको आप बेच नहीं सकते। आपके मरने के बाद आपके बच्चों को हो जाएगा, उत्तराधिकार उन्हें प्राप्त हो जाएगा, आप बेच नहीं सकते। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर BT एक्ट के सेक्शन 49 के इस में ही ये प्रावधान था कि वो कलेक्टर उसको लेके फिर उस जमीन को दूसरे को सेटल कर। क्लियर है? हाँ, क्लियर है। उसके बाद में राज्य सरकार ने बंदोबस्ती का एक नया फॉर्मूला ये बना दिया। दूसरा, 1961 में भू हदबंदी अधिनियम आया, उसमें जिसको सीलिंग एक्ट हम लोग कहते हैं। इसमें बड़े बड़े भूधारियों की जमीन, लाखों एकड़ जमीन राज्य सरकार के द्वारा अधिशेष घोषित की गई और उसको भी सुयोग्य श्रेणी के, चूंकि जैसे ही अधिशेष घोषित हो गया वो जमीन राज्य सरकार में निहित हो गई। धारा 15 के अंतर्गत कि साहब आपको निर्धारित सीमा तक इतना जमीन धारण करना है, उसका लिमिट कर दिया गया था 15 एकड़, 18 एकड़, 25 एकड़, 40 एकड़। अगर उससे ज्यादा हुआ तो राज्य सरकार ने उसको अधिग्रहित कर लिया। अधिग्रहण के पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी को 1963 में ये अधिकार दिया गया कि आप इन जमीनों की बंदोबस्ती जो सरप्लस माने अधिशेष घोषित कर दी गई है, सुयोग्य श्रेणी के रैयतों के बीच करें, जिसमें पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, और अगर ये नहीं मिले तो अगर कोई सैनिक हो तो उसके साथ भी, उसी गांव का सैनिक हो उसके साथ एक एडिशनल हो गया, सैनिक एडिशनल हो गया, उसके साथ भी किया जा सकता है। तो ये प्रोविजन आ चुकी, वो भी सरकार की जमीन थी। इसके अलावा भूदान अधिनियम 1954 के अंतर्गत सेकंड तो क्या इसमें भी वही प्रोविजन लागू होगा कि शायद सीलिंग एक्ट के तहत भी किसी के को जमीन मिली तो यह भी वो BT एक्ट का सेक्शन 49 में जो प्रोविजन था कि वो बेच नहीं सकता, ये भी लागू होगा इसमें? ये इसमें एक धारा जोड़ा गया 27(1)A लैंड सीलिंग एक्ट में। अच्छा, लैंड सीलिंग एक्ट में ये जोड़ा गया कि साहब वो भी उत्तराधिकार योग्य होगा, चूंकि वो सरकार की जमीन थी और सरकार की जमीन की श्रेणी में गैर मजरूआ मालिक जमीन जो था वो भी था, तो ये भी सरकार की जमीन हो गई। सीलिंग एक्ट के सेक्शन 27 में ही प्रोविजन 1A में वो उसको आप बेच नहीं सकते। ये एक्ट में भी अगर आपको मिल गया है तो उसको बेच नहीं सकते, उत्तराधिकार में भले आपको चला जाएगा। हाँ, ठीक है। हाँ, उत्तराधिकार जो हो गया, किंतु आप उसका बिक्री नहीं कर सकते हैं। इस पर राज्य, इसके अतिरिक्त जो भूदान अधिनियम आया, तब भूदान अधिनियम में जो लोगों ने दान दिया भूदान जगह कमेटी को, उसको राजस्व पदाधिकारी जो भूमि सुधार समर्था हुए, उन्होंने भी क्या किया कि उसको संपुष्ट कर दिया और वो भूदान जगह कमेटी की जमीन हो गई। तो भूदान जगह कमेटी गवर्न करती थी राज्य सरकार के उससे होता था। जितने जमीन को उसने किसी अन्य के साथ बंदोबस्त किया, प्रमाण पत्र दिया 2 एकड़ 3 एकड़, जितना जमीन उसने दिया उस जमीन पर भी ये रख दिया गया कि आप इस जमीन की बिक्री नहीं कर सकते हैं। वो भूदान एक्ट में ही प्रोविजन किया। हाँ, भूदान एक्ट में ही प्रोविजन किया गया, हाँ, कि आप बिक्री नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको परमिशन लेना होगा और उसमें कई क्लॉज लगाए गए। इसके अलावा बासगीत पर्चा अधिनियम 1947 के अंतर्गत अंचल अधिकारी को बासगीत जमीन का पर्चा देने के लिए अथराइज किया गया कि अगर किसी जमीन पर किसी रैयत का, सुयोग्य श्रेणी का जो रैयत है, लैंडलेस पर्सन अगर घर है तो आप उसको बासगीत पर्चा दे दीजिए। उसमें सेक्शन 8 एक बनाया गया बासगीत पर्चा अधिनियम का, सेक्शन 8 उसमें दिया गया कि वो भी रैयत अपनी जमीन नहीं बेच सकेगा,
एक 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 दर्शक ने इस पर क्वेश्चन भी किया था कि साहब सेक्शन 12 में तो लिखा हुआ है बीपीपीएचटी एक्ट 1947 में कि वो ट्रांसफरेबल का मतलब है कि वो सक्सेशन में चला जाएगा, लेकिन आप बेच नहीं सकते हैं उसको। Am I right? हाँ, बेच नहीं सकते हैं और उस पर बहुत कंडीशन लगाया गया, फिर कलेक्टर के परमिशन से उसको परमिशन आपको लेना पड़ेगा उसके बिक्री के लिए। तो ये बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया और राज्य सरकार के द्वारा 1974 से लेकर के 2014 तक इस पर कई पत्र निर्गत किए गए कि किसी को अगर इस तरह की जमीन बंदोबस्त की गई है तो वो बेच नहीं सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जिन लोगों को जमीन दी गई उन लोगों ने जमीन कालक्रम में किसी कारणवश उस जमीन का अंतरण कर दिया, किसी को बेच दिया, तो क्या उसका दाखिल खारिज हो सकता है या नहीं? स्पष्ट रूप से राज्य सरकार ने दिया था कि हमने आपके जीवन यापन के लिए भूमि दिया है, आप इसकी बिक्री नहीं कर सकते हैं। अगर आप बिक्री करते हैं तो वो जमीन पुनः 49(s) के तहत है, वो वापस आ जाएगी। तो अगर किसी कारणवश अज्ञानतावश अगर किसी कर्मचारी ने या किसी अंचल अधिकारी ने अज्ञानतावश उसका जमाबंदी क्रिएट कर दिया, कायम कर दिया, सृजन कर दिया, तो इस तरह की जमाबंदी को रद्द करने के लिए 2015 में राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला। अच्छा, कि 2015 में वो आदेश निकाला कि नहीं साहब, इस तरह के अगर कार्य किए जाते हैं तो ये जमाबंदी फर्ज मानी जाएगी, सृजित जमाबंदी, क्योंकि उसको बेचने का अधिकार नहीं था, उसका राइट टाइटल इनहेरिटेंस में उसको प्राप्त होगा किंतु बेचने का अधिकार उसको नहीं होगा। तो अगर उसने बेच दिया है तो हमारे एक्ट में ही प्रोविजन है, जो हमारे अधिनियम में जब प्रोविजन है, तो अधिनियम के विरुद्ध कार्य करने वाला दोषी है। उस जमीन की जमाबंदी अगर कायम हो गई है तो उसको अपर समाहर्ता बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम के सेक्शन 9 में प्रोविजन किया गया है कि इस तरह की जमाबंदी को अंचल अधिकारी केस करेंगे और वो रद्द करेंगे। और जो बंदोबस्त हुआ है, जो अनुमंडल पदाधिकारी ने पूर्व में उसके साथ बंदोबस्त किया है, तो उसके पट्टा को कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट खारिज करेंगे 49(s) के तहत। ये जो बंदोबस्त हुआ है कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट करेंगे। साइमल्टेनियस दो काम हो। यहाँ आप इसको समझिए कि अगर इस तरह की जो जमीनें सेटल हुई थी, चाहे घर में जरुआ जमीन, चाहे बीपीपीएचटी का, चाहे सीलिंग एक्ट का, तो अगर आपने बेच दिया है तो गलत हुआ। उसके दूसरा गलत ये हुआ कि दाखिल खारिज होकर के जमाबंदी भी क्रिएट हो गई। तो पहला तो ये होगा कि एडिशनल कलेक्टर को पावर दिया गया कि साहब उसकी जमाबंदियां रद्द करे। और दूसरा, जो एसडीओ के द्वारा बंदोबस्त हुआ, तो कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वो अंचल अधिकारी रिकॉर्ड खोल करके अभिलेख भेजेगा और कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट उस पट्टा को रद्द करेंगे, बंदोबस्ती को ही रद्द। हाँ, उस पट्टा बंदोबस्ती पट्टा से दियो, पट्टा उसको पट्टा कहते हैं, माने अधिकार पर्चा मिला उसको वो रद्द कर देंगे और जमाबंदी भूमि से ये अपर समाहर्ता के द्वारा खारिज कर दी जाएगी और पुनः वो सरकार को लौट जाएगी वो जमीन। और फिर सरकार चाहे तो उसको फिर जिसको जो सुजग श्रेणी के व्यक्ति होंगे उनके साथ करेंगे। गवर्नमेंट की इसमें बिल्कुल वेलफेयर नीति है, कल्याणकारी नीति है और इसके तहत वो किसी को लिवलीहुड मैंने जीवन यापन के लिए वो देती है, न कि उसको बेचने के लिए देती है। नहीं, बहुत बढ़िया, ये स्पष्ट हो गया होगा आपको। देखिए, इसके प्रिंसिपल को समझिए। अभी और हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, श्री राधा मोहन बाबू ने कितना बढ़िया से एक्सप्लेन किया कि जब जमींदारी भेस्ट हुई और हम आज़ाद हुए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वी आर वेलफेयर स्टेट। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल से लेकर के फंडामेंटल राइट सब में यह स्पिरिट या भावना संविधान में है कि लोगों को डिग्निटी के साथ, इक्वालिटी के साथ जीने का अधिकार है। तो जो लोग भूमिहीन थे और कुछ लोगों के पास बहुत जमीनें थी, तो कानून बनाकर, सीलिंग एक्ट बनाकर उन जमीनों को लिया गया। प्लस वैसे जमींदार के जो उसके खास पोजीशन में, जिसको हम लोग घर में जरूर खास बोलते हैं, या फिर कुछ लोगों को रईती जमीन पर बसाया गया, उसको बीपीपीएचटी एक्ट के तहत पर्चा मिलता है। तो सबके अधिकारों को आपको बताया गया कैसे एसडीओ वो एससी एसटी और BC1 BC2 को दे सकेगा। और सीलिंग एक्ट से जो प्राप्त हो उसमें एक जुट गया सैनिक का भी, तो उस इलाके का रहने वाला हो। तो अब देखिए इसका पर्पस क्या था। तो ये पर्पस ये था कि या तो आपको रहने के लिए या आपके लाइवलीहुड के लिए खेती करके अपने काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, आम रैयत
समाज के प्रबुद्ध जन, पंच वगैरह, उन सबसे अनुरोध है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि जो पंचायत में सरपंच, पंच, मुखिया वगैरह चुने गए हैं, आप सबको समाज में बैठ करके ऐसे मामलों का निपटारा करना चाहिए। आप बंटवारा करा दीजिए और जो फरीकैन हैं वो थोड़ा सा अपने हित का, थोड़ा सा अपने ईगो का त्याग करके कागज बनवा लीजिए, उस कागज को रजिस्टर करा लीजिए और अकॉर्डिंगली जमाबंदी खुलवा करके रेंट रसीद कटा दीजिए। ऐसा करके न सिर्फ आप अपना कल्याण कीजिएगा, अपितु आप आने वाले अपने बच्चों का भी कल्याण। बच्चों का क्योंकि ये सर्वे होने जा रहा है, सर्वे में रिकॉर्ड ऑफ राइट बन जाएगा, उसका अधिकार अभिलेख बन जाएगा। पर हम लोग बात भी करेंगे तो वैसा नहीं करिएगा तो जो नए बच्चे हैं वो एक तो ग्रामीण इलाके में जाना नहीं चाहते और इन सभी समस्याओं को सुनकर और वो घबराते हैं। इसलिए सम का दायित्व है कि अपने दूसरे जनरेशन को साफ सुथरी भूमि, साफ सुथरा प्रॉपर्टी, बगैर डिस्प्यूट का साफ सुथरा रिकॉर्ड वो देखभाल करके आप जाएं। यानी आप अपने बच्चों को शांति देकर, शांति हम लोग कहते हैं ना, चीज शांति प्राप्त हो मरने के बाद, तो आप ऐसा ना हो कि अपने नेक्स्ट जनरेशन को आप अशांत करके और स्वर्ग में जाइए कहिए कि हमको शांति मिले। तो हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा? आपके राय हमें निरंतर मिल रहे हैं, सुझाव मिल रहे हैं, आपके प्रश्न भी आ रहे हैं। आप सबों को धैर्य रखना है क्योंकि हमारे पास लिमिट संसाधन है। हम लोग दोनों आदमी सेवानिवृत्त हैं, तो अपने संसाधनों के प्रयोग करके आप सब लोगों के लिए ये एपिसोड शुरू किए हैं। हमें आपका समर्थन, आपका नैतिक समर्थन, इसकी आवश्यकता रहती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स जरूर करें। आपके कमेंट्स का हमेशा से स्वागत रहता है। नमस्कार।